everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the most demanded video lecture for English Class 12, that is Unit 4.3 Around the World in 80 Days, Part 2. इसके पहले के part of this lesson में we covered an understanding of the characters of this novel, the plot of the novel and the theme of the novel. If you haven't seen the first part, the link is in the description below. You can quickly view it for your own reference. Now before we begin with the story of this novel, let's understand a synopsis यानी short summary of the extract. तो स्टोरी में ट्विस्ट कुछ इस तरह आता है कि जब फॉग, ओदा एंड पासापाटू अपनी 80 दिन की जर्नी पूरी करके 80th डे को लिवरपूल पहुंचते हैं, डिटेक्टिव फिक्स फॉग को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। काफ़ी टाइम वेस्ट होने के बाद फिक्स को पता चलता है कि फॉग वो बैंक रॉबर नहीं है एंड वो फॉग को रिलीज करता है। फॉग और साथी एक स्पेशल ट्रेन ऑर्डर करके रिफॉर्म क्लब पहुंचना चाहते हैं बट लेट हो जाते हैं। अब फॉग और उनके साथी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए हैं यानी कंगाल हो चुके हैं। सिवाय घर जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। फॉग अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं जिस वजह से ओदा एंड पासापाटू फॉग के लिए काफ़ी चिंतित होते हैं। ना कोई खा रहा है ना कोई सो पा रहा है। बच्चों, अगली ही शाम फॉग ओदा से माफ़ी मांगते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं अब कि वो ओदा की ज़रूरतों को पूरा कर सके, और उसी शाम ओदा फॉग को शादी के लिए प्रपोज करती है जिसे फॉग खुशी खुशी मान जाते हैं। पासापाटू को एक प्रिस्ट को ढूंढने के लिए भेजा जाता है जो फॉग एंड ओदा की शादी करवाएंगे अगले दिन, जो कि सबको लगता है कि मंडे है। प्रिस्ट की खोज में पासापाटू को पता चलता है कि कल मंडे नहीं संडे है, और उनके मास्टर फॉग जो कि मास्टर है कैलकुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में, ये भूल चुके थे कि ईस्टवर्ड ट्रैवलिंग करने की वजह से वक्त ने उन्हें एक दिन पहले ही पहुंचा दिया है एंड वो लोग बिल्कुल लेट नहीं हुए थे। उसी वक्त पासापाटू घर की ओर दौड़ते अपने मास्टर फिलिस फॉग को कॉलर से घसीट कर एक कैब में डालता है और क्लब की ओर रवाना होते हैं। फॉग बस कुछ सेकंड से अपनी बेट जीत जाते हैं और एक बार फिर अमीर हो जाते हैं। बट फॉग हमेशा ये कहते हैं खुद से कि इन पैसों से कहीं ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत वुमेन का दिल जीता है। Now let's begin with the line-to-line explanation of the novel, chapter 34, in which Phileas Fogg at last reaches London. यानी ये वो सीन है जब फॉग लंदन पहुंचे। फॉग को फिक्स ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था और फॉग कस्टम हाउस में बंद थे। अगले ही दिन उन्हें लंदन ट्रांसफ़र करने वाले थे। जब पासापाटू ने अपने मास्टर को अरेस्ट होते हुए देखा, उसे डिटेक्टिव फिक्स पे बहुत गुस्सा आया और वो फिक्स को मारने वाला था अगर पासापाटू को पुलिस ऑफिसर्स ने नहीं पकड़ा होता। ओदा अलग ही शौक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पासापाटू ने ओदा को समझाया कि कैसे उसके ईमानदार और साहसी मास्टर फॉग को एक रॉबरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया है। ओदा को बहुत बुरा लगा कि इतने बुरे इल्ज़ाम में एक इज्जतदार इंसान को पकड़ लिया है। अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही थी अपने प्रोटेक्टर को बचाने के लिए, शी जस्ट क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड। अब अगर फिक्स की बात करें तो भाई फिक्स ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी फॉग को पकड़ के। अब भले फॉग गिल्टी हो या ना हो। अब ये सब के बाद पासापाटू के दिमाग में अचानक ये स्ट्राइक हुआ कि ये सब कुछ जो उसके मास्टर के साथ हो रहा है इसमें पासापाटू की गलती है। क्यों? क्योंकि पासापाटू को फिक्स ने अपनी असलियत और अपना इरादा बताया था कि वो फॉग को पकड़ने के लिए आया है। अब पासापाटू ये सोचने लगा कि अगर उसने अपने मास्टर को इसके बारे में बता दिया होता तो शायद फॉग अपनी बेगुनाही का सबूत फिक्स को दे देते और फिक्स उन्हें उनका पीछा नहीं करता और ना ही उन्हें इस तरह पकड़ता। ये सोच कर पासापाटू खूब रोया, इतना कि उसने अपने आप को मार देने का मन किया। अब फॉग तो अरेस्टेड थे लेकिन पासापाटू और ओदा भी कस्टम हाउस की वरांदा में ही बैठे थे। दोनों ही वो जगह छोड़ने के लिए नहीं जा रहे थे और बड़ी उत्सुकता से यानी एंशियसनेस के साथ फॉग को दोबारा देखना चाहते थे। अब अगर फॉग की बात करें तो भाई साहब तो बर्बाद हो चुके थे और वो भी अपनी जीत के इतने करीब आकर। यकीन मानिए ये अरेस्ट डेडली था क्योंकि फॉग और उनके साथी लिवरपूल 21 दिसंबर सुबह 11:40 को पहुंच चुके थे और उन्हें शर्त के मुताबिक रिफॉर्म क्लब शाम 8:45 बजे तक पहुंचना था और लिवरपूल से रिफॉर्म क्लब की जर्नी 6 आवर्स की थी, यानी उनके पास काफ़ी टाइम बचा था रिफॉर्म क्लब पहुंचकर अपनी शर्त को जीतने का। लेकिन अफसोस किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कस्टम हाउस के अंदर अगर कोई पहुंच पाता तो वो ये देखता कि किस तरह मिस्टर फॉग एक वुडन बेंच पे बिना हिले, मोशनलेस, विदाउट एनी एंगर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी भी ये हार नहीं माने हैं, बट ये आखिरी धक्के ने उन्हें इमोशनली हर्ट कर दिया था।
बच्चों, एक इज्जतदार इंसान के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, और मिस्टर फॉग उसी कैटेगरी के पर्सन थे। अब सवाल ये था, क्या वो अंदर ही अंदर गुस्से में झुलझ रहे थे? इतने कामली बिना कोई शोर या हरकत किए कैसे बैठे थे? क्या अभी भी उनमें कोई उम्मीद बाकी थी? क्या उन्हें अभी भी ये लग रहा था कि किसी तरह इस प्रिजन से बाहर निकला जा सकता है? क्या वो अभी भी ये सोच रहे थे कि वो बेट अभी भी जीत सकते हैं? ये सब तो नहीं पता, बट मिस्टर फॉग ने अपने हाथ की घड़ी निकाली और सामने रखे एक टेबल पे रख दी, और उस घड़ी के मूव होते हुए एडवांसिंग हैंड्स को देखने लगे। एक वर्ड भी उनके मुंह से नहीं निकला था, बस एक टक उस घड़ी को देख रहे थे। ये सिचुएशन बहुत ही टेरेबल थी। क्यों? क्योंकि अगर वो बेकसूर थे तो वो सच में बर्बाद हो चुके थे, और अगर मिस्टर फॉग ने सच में चोरी की थी तो उनकी चोरी पकड़ी गई थी। अब क्या उनके दिमाग में इस जेल से भाग जाने का कभी इरादा आया? क्या उन्होंने कोशिश की वहां से भाग निकलने की? एक बार वो अपनी जगह से कुछ वक्त के लिए उठे, धीरे से आगे चले। चारों बाजू से प्रिजन लॉक था, विंडोज पे भी आयरन रॉड लगी थी। वो फिर बैठ गए, अपनी पॉकेट से एक मैगजीन टाइप जर्नल निकाली जिसके हेडलाइन पर लिखा था 21 दिसंबर सैटरडे लिवरपूल। ये पढ़कर उन्हें आगे अपने आप से कहा, 80वां दिन, 11:40। कस्टम हाउस की घड़ी में 1 बजे। तब फॉग को रियलाइज़ हुआ कि उनकी घड़ी 2 घंटे आगे है, और इसी के साथ वो इस सोच में पड़ गए कि अभी अगर मैं यहाँ अरेस्ट नहीं होता तो एक्सप्रेस ट्रेन लेकर लंदन के लिए निकल चुका होता और वक्त पे रिफॉर्म क्लब पहुँच गया होता। ये सोच के उनके माथे की लकीरें स्ट्रेस की वजह से ट्विच्ड, यानी आपस में मिल गई। अब 2:33 पे फॉग को बाहर कुछ शोर सुनाई दिया, जिसके बाद तुरंत कस्टम हाउस का दरवाज़ा खुला। बाहर पासापाटू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उसके बाद डिटेक्टिव फिक्स की आवाज़। अब ये सुनकर फॉग की आंखें उस वक्त के लिए ब्राइट एंड वाइड हो गई। अब कस्टम हाउस का दरवाज़ा खुला। फॉग ने पासापाटू, ओदा एंड फिक्स को देखा, जो फॉग की तरफ भागे भागे आ रहे थे। फिक्स तो मानो जैसे ब्रेथलेस हो चुका था, और उसके बाल भी बिखरे हुए थे, और घबराहट और स्टैमर करते हुए उसने फॉग से कहा, सर मुझे 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 माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो मैंने आपको चोर समझा, असली चोर तो 3 दिन पहले ही पकड़ा गया है। आप आज़ाद हो सर, आई एम सॉरी। बच्चों, डिटेक्टिव फिक्स की ये गलती मिस्टर फॉग को कितनी भारी पड़ी। उनका टाइम वेस्ट हो गया, और फिर पता चला कि चोर तो कोई और था। अब मिस्टर फॉग तो आज़ाद थे, लेकिन मिस्टर फॉग डिटेक्टिव फिक्स के पास गए, उसे घूर के देखा और एक तेज़ी के साथ उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। सच मानिए, मिस्टर फॉग ने अपनी लाइफ में कभी ऐसी तेज़ी नहीं दिखाई जैसे कि उन्होंने फिक्स को नॉक डाउन करते वक्त की। अब ये देख पासापाटू बड़ा खुश हुआ, और उसने अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हुए कहा, पाब्लियो, मतलब जे बात, और कहा, इसे कहते हैं एक अंग्रेज़ी मुट्ठी का दम। फिक्स जो ज़मीन पे गिर चुका था, एक लफ्ज़ उसके मुंह से नहीं निकला। खैर, उसे तो उसकी सज़ा मिल गई, लेकिन मिस्टर फॉग, ओदा एंड पासापाटू तुरंत कस्टम हाउस से निकलकर ट्रेन पकड़ने के लिए कैब ढूंढने निकले, और कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच गए। मिस्टर फॉग ने स्टेशन पहुंचकर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग पता किया, और तब घड़ी में बज रहे थे 2:40, और एक्सप्रेस ट्रेन कुछ 35 मिनट पहले ही निकल चुकी थी। अब नेक्स्ट ट्रेन काफ़ी वक्त के बाद आने वाली थी, इसीलिए मिस्टर फॉग ने स्पेशल ट्रेन ऑर्डर की, बट स्पेशल ट्रेन्स भी 3 बजे के पहले निकलने के लिए परमिटेड नहीं थी। अब उस वक्त मिस्टर फॉग ने ट्रेन इंजीनियर को जल्दी निकलने के लिए कुछ बड़ी रकम का रिवॉर्ड देने का ऑफ़र किया, ताकि वो ट्रेन को जल्दी निकाल के टाइम पे पहुंचा दे। अब ट्रेन तो चल पड़ी। अब ज़रूरी ये था कि ट्रेन उन्हें 5.5 आवर में डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अब ये मुमकिन तब था अगर रास्ते में कोई रुकावट न आए, यानी अगर रूट क्लियर मिला तो हो सकता है कि 5.5 आवर में फॉग और उनके साथी रिफॉर्म क्लब टाइम पे पहुंच जाए। बट हम सब जानते हैं, जब हमें जहाँ जल्दी जाना होता है वहाँ हम अक्सर लेट हो जाते हैं, और फॉग के साथ भी यही हुआ। जैसे ही फॉग और उनके साथी ट्रेन से उतरे, लंदन की सारी घड़ियों में 8:50 हो रहा था। वो कहते हैं ना, पूरी दुनिया का टूर कर लिया, सारी मुश्किल हालात को फेस कर लिया, सारी चुनौतियों पूरी कर ली, बट बस 5 मिनट की वजह से शर्त हार गए। पहुंचना था 8:45 को और पहुंचे 8:50 को। 5 मिनट से फॉग और उनके साथी वेजर हार चुके थे। तो बच्चों, ये था चैप्टर 34, जहां हमने देखा कि फॉग और उनके साथी लंदन तो पहुंच चुके हैं, बट 5 मिनट की देरी की वजह से शर्त के मुताबिक सैटरडे 8:45 रिफॉर्म क्लब नहीं पहुंच पाए, और उन्हें लगता है कि वो बेट हार चुके हैं। बट क्या वो सच में बेट हार चुके हैं? क्या वो लोग सच में लेट थे?
Well, ये जानने के लिए we will continue this chapter in our next video. Hope you've understood this chapter clearly. And if you have any doubts pertaining to it, do let me know in the comments below. And for all the creative notes, do join me in my Telegram group, of which the link is in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.